बस आपको टेक्निकलिटी भी समझाऊंगा। इसमें टेक्निकलिटी का मतलब क्या हुआ कि सैटेलाइट जो है किस तरह से मैन्युफैक्चर होती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि सैटेलाइट बनने से पहले सोचिएगा कि सबसे पहले हिस्ट्री में क्यों लोगों ने बनाया हो और कैसे सोचा होगा कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या रॉकेट बनाना है। आपको लगता है कि रॉकेट का यूज पहले भी ऐसे स्पेस मिशन के लिए यूज होता था? आपने सुना होगा वॉर में यूज करते थे। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, हिस्ट्री में कई तरह के आपके शासक आए गए और इवन आपने यूरोपियन वर्ल्ड के अंदर वॉर्स पढ़े होंगे, तो उसमें वो क्या करते थे, वॉर के अंदर मिसाइल यूज किया करते। पर सोचिए मिसाइल का जो आइडिया है, लॉन्च का जो आइडिया है, वो कैसे आया हो लोगों के दिमाग में। फिलहाल मैं अपोलो इसरो के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूं। फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूं कि आपका जो रॉकेट है या मिसाइल है वो कैसे बने होंगे, उसका प्रिंसिपल, उसका आइडिया कैसे आया। तो इनिशियली जो बनते थे उसका बहुत ही बेसिक यूज था। धीरे धीरे उसको किस में यूज करने लगे लोग, डिफेंस सिस्टम में यूज करने लगे या वॉर में यूज करने लगे। जैसे एक गुट और दूसरे गुट में लड़ाई हो रखी है तो क्या करेंगे, अपना खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ मिसाइल का प्रयोग करते थे। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से मिसाइल मैन्युफैक्चर होती है और उसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं। जो आपकी मिसाइल है उसमें देखिए मेन तरह के आपके 4-5 सिस्टम लगे होते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो होता है ना, स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है। आप सभी ने देखा कि उसका शेप कैसा होता है जो आपकी रॉकेट लॉन्च होती है, रॉकेट का शेप। रॉकेट का शेप आप लोग देखा तो कुछ तरह से, मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं कुछ बना रहा हूं, इस तरह का कुछ शेप रहेगा। यहां से कुछ इस तरह से कंपार्टमेंट लगे हुए, बट फिलहाल मैं उसके बारे में नहीं बता रहा, बाद में समझा। इस तरह शेप देखते हैं आप। तो सबसे पहली बात आती है स्ट्रक्चरल सिस्टम, कि जब रॉकेट को बनाया जाता होगा तो कैसे सोचा होगा कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही रखना है। सोचिए अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर रखा जा सकता था, लेकिन फिलहाल इसका जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं, जैसे चंद्रयान 3 का आपने सभी ने फोटो दिया और देखा होगा, तो जो लॉन्च हुआ था ऐसा कुछ सिमिलर था, पर उसमें एक्स्ट्रा यहाँ पर अटैचमेंट्स लगी थी जिसमें अलग इंजन, अलग प्रोपल्शन सिस्टम में बताऊंगा वो सारी चीजें क्या होती है। पर फिलहाल के लिए समझिए कैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होने का फायदा क्या है, आप एरोप्लेन्स में देखते हैं इस तरह का फ्रंट स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। इससे क्या होता है कि सामने आने वाला एयर रेजिस्टेंस जो है उसका इंपैक्ट कम होता है। क्यों कम होगा? जैसे आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हो तो उससे एयर क्या होगा, और जब तक आप अर्थ के बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री के अंदर मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर है, जहां तक गैसेस एयर है वहां तक तो एयर ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, और एयर ड्रैगिंग फोर्स की वजह से लगभग 1600 या 1500 डिग्री तक टेंपरेचर चला जाता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड समझ रहे हैं आप? इसके आसपास का टेंपरेचर, नॉट एग्जैक्टली 1500, बट इसके आसपास के टेंपरेचर भी चला जाएगा। ये वो टेंपरेचर है जिस पे लोहा पिघल जाता है। तो आप सोचिएगा इतना हाई टेंपरेचर कैसे वो ये अचीव हो जाता है, ड्यू टू एयर ड्रैगिंग एंड फ्रिक्शन की वजह से। तो उस केस में डिजाइन मैटर कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है। तो डिजाइन इसका इसीलिए रखा जाता है ताकि एयर प्रेशर कम हो, ड्रैगिंग कम हो, एयर रेजिस्टेंस कम हो। एयर रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा, कम प्रेशर अप्लाई होगा तो फ्यूल कम यूज होगा, और फ्यूल कम यूज होने का मतलब क्या हुआ, आपका पैसा भी कम खर्च। तो कोई भी मिसाइल मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है तो इकोनॉमिक्स भी देखना चाह रहा है उसका, कि उसको कॉस्ट कम से कम आए और अच्छा परफॉर्मेंस दे। अच्छा परफॉर्मेंस कब देगा, जब इसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो और कम फ्यूल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो ये होगा, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल सिस्टम। स्ट्रक्चरल सिस्टम में एक और बात आ जाती है जिसको बोलते हैं वेट। वेट क्यों मैटर कर रहा है? सोचिए बहुत हैवी मिसाइल होगा तो उसको ले जाने के लिए फ्यूल ज्यादा चाहिए, उसका चांस रिस्क भी बढ़ेगा, फ्यूल ज्यादा चाहिए। फ्यूल एक तो इतना ज्यादा फ्यूल चाहिए, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी आपने चंद्रयान 3 का जो देखा होगा लॉन्च, तो उसकी प्राइसिंग कितनी चंद्रयान 3 की? 650 कितनी थी एग्जैक्टली चंद्रयान 3 का? 615 करोड़। तो जो 615 करोड़ का जो ये बजट है, उससे ज्यादा बजट आपने सुना होगा इस तरह के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं जिसकी आधी कुछ मूवी की इससे ज्यादा बजट।
तो ये कंपैरिजन इसलिए कराया गया है, वो बता रहा है कि हमने इतना चीप मैन्युफैक्चर किया है, इतने कम दाम में रॉकेट को हमने मैन्युफैक्चर किया है, तो उसमें वेट का भी, स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर वेट भी देखना होता है, क्योंकि बहुत बल्कि आपके पास रॉकेट होगा और उसको उस पे सैटेलाइट को आपको ले जाना है या ह्यूमन को ले जाना है, तो उसमें ज्यादा फ्यूल यूज होगा, रिस्क बढ़ेगा, समझ रहे हो, कॉस्टिंग बढ़ेगी, इसीलिए हमें उसको बहुत ज्यादा वेट उसका नहीं रखना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे आपका अभी मार्स अभी चंद्रयान 3 गया, उस पर लैंडर उतरा है, लैंडर में रोवर है और बहुत सारी चीजें उसमें अटेम्प्ट, तो बहुत वो भी भारी था, हल्का नहीं था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसमें ऐसा मटेरियल यूज हो जिसका डेंसिटी, जिसका वेट कम हो। इसीलिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, किसका, एल्युमिनियम, प्लेटिनम जैसे एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत आपके ड्यूरेबल भी होते हैं, लाइट वेट भी होते हैं, और ये तब आपके इतनी इसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, कौन सी स्ट्रेंथ, हीट स्ट्रेंथ, हीट रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया ना 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इतना हाई हीट रेजिस्टेंस भी एल्युमिनियम इसके पास कैपेसिटी है, एल्युमिनियम और प्लेटिनम जैसे। तो इनका मिक्सचर, इनके कंपाउंड या इस तरह के एलिमेंट का प्रयोग करते हैं ताकि लाइट वेट भी रहे और ये इजीली, जैसे आपका प्लेन्स भी जो बनते हैं वो लोहा का नहीं बनता प्लेन, आप एरोप्लेन जो फ्लाइट्स होते हैं वो एल्युमिनियम बेस्ड अलॉय के बनते हैं, क्योंकि ये लाइट है। तो पहला कौन सा सिस्टम है, स्ट्रक्चरल सिस्टम। स्ट्रक्चरल सिस्टम में खास तौर पे हम स्ट्रक्चर और उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देते हैं। दूसरा सिस्टम में आता है आपका क्या, पेलोड। कौन सा सिस्टम है ये, सेकंड सिस्टम इज पेलोड सिस्टम। अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो चंद्रयान 3 गया उसमें बहुत सारे पेलोड लगे हुए थे। फिलहाल हमने अपने रॉकेट के साथ क्या क्या भेजा था, लैंडर था, लैंडर के अंदर रोवर था, ये मेन पार्ट थी। लेकिन उसके अलावा जैसे अपोलो 11 मिशन के बारे में बताया, उसमें 3 लोग हैं, नील आर्मस्ट्रांग के अलावा 2 लोग और थे। तो जब आप ह्यूमन बीइंग को ले जाते हैं, उसके साथ फ्यूल भी होते हैं, बहुत सारा वेट होता है, तो जो पेलोड होगा मेन तौर पे आपका ये ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकती है, कोई सैटेलाइट हो सकता है। जैसे आप टीवी देखते हैं, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, तो ये किससे होता है, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन से होता है। तो सैटेलाइट अपने आप थोड़ी पहुंचा होगा, उसको कैसे ले जाया गया होगा, रॉकेट से, और रॉकेट से वहां पर उसको बाहर इजेक्ट कर दिया। तो जब आप सैटेलाइट के वजन को ले जाते हैं तो सैटेलाइट इज अ पार्ट ऑफ, मतलब पेलोड का एक एग्जांपल है। और पेलोड ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, जैसे अपोलो मिशन में पेलोड कौन थे, वो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अलावा मशीनरी हो सकती है, कोई टेस्टिंग एलिमेंट्स हो सकता है जो आप वहां ले जा सकते हैं, बड़ा मशीन, सेंसर, या अभी हम जो ले गए हैं अपना लैंडर, रोवर, ये सारे उसी पार्ट में आएंगे, किसमें, पेलोड। या उनमें भी कुछ अटैच सिस्टम होगा, कोई सॉइल डिटेक्शन के लिए कि मून पे सॉइल कैसा है, टेंपरेचर कैसा है, अलग अलग इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो अलग अलग मशीन्स अटैच करके ले जाते हैं, वो किसमें आते हैं, पेलोड सिस्टम। और क्या है, और कौन सा सिस्टम है, दूसरा हो गया। तीसरा सिस्टम क्या है, गाइडेंस सिस्टम। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आप जब देखिएगा सैटेलाइट लॉन्च होगा, तो पहले इंडिया में सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं वो लॉन्च स्टेशन एक सपना ने थोड़ी देर पहले बताया, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च होते हैं, और ये स्पेस सेंटर कहां पर है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इज इन आंध्र प्रदेश, और वो कोस्टल रीजन पे बनाए जाते हैं, और हमेशा सैटेलाइट को ईस्ट की तरफ से ईस्टवर्ड लॉन्च किया जाता है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इससे अर्थ के वेलोसिटी का भी फायदा मिल जाता है, इससे अर्थ की वेलोसिटी का, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, यहां पर इंडिया है, ये कोस्टल रीजन है, अर्थ रोटेट कैसे कर रही है, वेस्ट टू, और हम सैटेलाइट को लॉन्च भी इसी हिसाब से करेंगे, तो अर्थ की वेलोसिटी का इसको रोटेशन का उसको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इससे हमारा कम फ्यूल और बहुत इजी वे पे, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो आप देखिए, जैसे ट्रेन में हम लोग जाते हैं या बस में, डीटीसी बस में बहुत सारे लोग चढ़े होंगे, तो जब बस चलती हुई कभी कभी उतरना पड़ता है, तो हम ऐसे सामने उतर जाएंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन हम बस की वेलोसिटी में जाएंगे तो बड़ा इजीली चल, बस ऐसे जा रही है, आप उसी तरफ चल के उतरते हैं ना, थोड़ा सा उसी तरफ, तो इजीली हम लैंड कर, तो आप उसी की वेलोसिटी के हिसाब से उसको भेजेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो आसानी होगी, फ्यूल कंजप्शन कम, और बहुत सॉफ्टली वो वहां पर रिवॉल्व करेगा, किसके, अर्थ के ऑर्बिट में ये रिवॉल्व। ये किसमें आएगा, गाइडेंस सिस्टम के अंदर। गाइडेंस सिस्टम में क्या क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं। सेंसर क्या बताते हैं, रॉकेट को पाथ करते हैं,
या सैटेलाइट्स को पाथ बताते हैं। हो सकता है रास्ते में कुछ इस तरह के एस्ट्रॉइड्स आ गए हो जहां पर जाके क्रैश हो सकता है, तो वहां पर रडार सिस्टम लगा होगा जो इसको नेविगेट कराएगा कि आगे जाके कुछ एस्ट्रॉइड्स, तो वहां पे ना जाने के लिए वो क्या करेगा, पहले ही उसको इंफॉर्मेशन दे देगा, उसके हिसाब से उसके अलाइनमेंट्स को चेंज कर देगा। ये किसके अंदर आएगा, गाइडेंस सिस्टम के अंदर। इसके अलावा क्या होंगे, सेंसर। सेंसर क्या काम कर सकता है, स्पीड का, टेम्परेचर का, बहुत सारी चीजें डिटेक्ट करके उस सैटेलाइट को इंफॉर्मेशन दे सकता है कि उसमें और क्या चेंजेस करने, और जो नीचे स्पेस सेंटर पे बैठे हुए लोग होते हैं फिर उसके हिसाब से उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल। समझ आ गया, ये कौन सा सिस्टम था। इसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रॉकेट को चला रही है, कौन चला, रॉकेट किसकी वजह से चल रहा है, बाइक स्कूटी किसकी वजह से चला पाते हो, इंजन की पेट्रोल डालने तभी तो चल रहा है, बिना पेट्रोल के आप बाइक थोड़ी चला पाएंगे, स्कूटी कार कुछ नहीं चला पाएंगे, कोई भी हाँ ठेला भी चला लेगा ऐसे। चल इससे अलग से बात करेंगे। तो जो आपकी ऑटोमेटिक सिस्टम, चाहे ऑटोमोबाइल हो या प्लेन्स हो, कार्स हो, ये सब में क्या चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल में भी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैस और में भी सॉलिड फ्यूल। रॉकेट्स के अंदर भी सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया। फोर्थ सिस्टम इज प्रोपल्शन सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, और इसमें मेजरली आपका वही आता है, फ्यूल आता है। रॉकेट के अंदर जनरली जो फ्यूल यूज होते हैं वो लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और केरोसिन का भी फॉर्म यूज होता है उसमें। इसके अलावा उसमें हाइड्रोजन के मान लीजिए लिक्विड हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ चाहिए ऑक्सीडाइजर, क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजर, और ऑक्सीडाइजर के तौर पे जनरली हम यूज करते हैं ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन। फिर क्या करते हैं हम, फ्यूल को ऑक्सीडाइजर के साथ मिक्स करके कंबशन चेंबर में भेजते हैं। कंबशन का मतलब जहां पे वो जलेगा, और जैसे ही वो जलता है बहुत हाई स्पीड से गैसेस, देखा आपने जैसे लॉन्च होता है कितनी भारी मात्रा में उससे पूरी आग निकल रही होती नीचे, क्यों, क्योंकि फ्यूल्स आपके कंबशन चेंबर में एक साथ जल जाता है और उसकी वजह से बहुत हाई वेलोसिटी से नीचे आता है, और इसकी वजह से बहुत हाई थ्रस्ट, क्या अप्लाई हो रहा है, हाई थ्रस्ट अप्लाई हो रहा है। इस वजह से ये रॉकेट और रॉकेट लॉन्चिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ही है, क्या लगना चाहिए उसमें, थ्रस्ट लगना चाहिए, और थ्रस्ट किसकी वजह से लगेगा, ये फ्यूल्स की वजह से लगेगा, ये प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से। समझ रहे हो बात को, फ्यूल का मतलब समझ गए, फ्यूल यूज हो रहा है और फ्यूल किस तरह से थ्रस्ट देगा, समझ गए। अब मान लीजिए जो इंडिया के पास सबसे पहले व्हीकल थे, क्या अभी मैं थोड़ी देर बाद आपसे कर रहा था, क्या लॉन्च व्हीकल, क्या बोल रहा था, लॉन्च व्हीकल का मतलब ये होता है कि आप किस तरह का रॉकेट बना रहे हैं, किस तरह रेंज चाह रहे हैं, कहां पर मिशन चाह रहे हैं। मान लीजिए मुझे मून पे नहीं पहुंचना, मुझे अर्थ के 100 या 200 किलोमीटर ऊपर ही पहुंचना है, तो मैं एक छोटा लॉन्च सिस्टम भी रखूंगा जिसमें मेरे एक इंजन रहे, एक फ्यूल सिस्टम रहे, तब भी मैं चला जा सकता हूं। लेकिन मान लीजिए मुझे मून पे जाना है, तो आपने देखा होगा इसमें क्या लगा था, हमने कौन से इसके साइड में भी थी, साइड में भी इस तरह सिस्टम लगे थे, इसमें इनका खुद का प्रोपल्शन सिस्टम, खुद का इनका इंजन, इधर वाले का भी इंजन, अंदर भी इंजन, अंदर भी कई कंपार्टमेंट बने होंगे, ताकि अलग अलग समय में अलग अलग का यूज करेंगे, और जैसे ही इसका यूज हो जाता है ये डिटैच हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब अब बोलोगे भैया कहां चला जाता है, यदि अर्थ के एनवायरनमेंट पे एग्जिस्ट कर रहे तो हो सकता है समुद्र में इसको कर दिया जाए। इसलिए जनरली कोस्टल एरिया में देखा आपने, श्रीहरिकोटा कहां है, कोस्टल रीजन में, तो उसको लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ चीज उस टाइम गिरने वाली है तो कहां पे गिर जाएंगे, ओशियन में। स्पेस में चले जाएंगे तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी गिर जाए, क्योंकि वो स्पेस में घूमता रहता है। लेकिन हम इसको इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि यहाँ से ये जैसे ही कम होगा तो इसका मास कम होगा, और मास कम होने की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सभी ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे इंजन का प्रोपल्शन यूज होगा ये भी हट जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी पार्ट हट जाएगा, लास्ट में आपको एक छोटा सा पार्ट बच रहा होगा। जैसे आपने देखा चंद्रयान कितना बड़ा था, पहुंचा कितना छोटा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो एक अचानक से निकल गया होगा, जाते ही अलग अलग स्टेजेस बनाए जाते हैं कैलकुलेशन करके। साइंटिस्ट क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि 40 डेज का मिशन है तो इतने दिन में ये खत्म हो जाएगा, इसको यहां से डिटैच करेंगे, उसके बाद ये वाला इंजन इसको रन करेगा, उसके बाद जब मून को ऑर्बिट में जाएंगे तो ये वाला इंजन रन करेगा। समझ रहे हैं, इसका पूरा का पूरा क्या होता है, इसको ये सारे किसमें आते हैं, प्रोपल्शन सिस्टम में। सारा का सारा जो इसको ले जाने का रहेगा किसके अंदर आएगा,
ये मेजरली 4 तरह की चीजें होती हैं जो इसमें होती है, रॉकेट्स में ये लगी। और इसमें आपको बता रहा था लॉन्च व्हीकल, समझ आ आपको लॉन्च व्हीकल वही है जो रॉकेट को लॉन्च करके ले जा रहा है। यदि बहुत दूर जाना है तो लॉन्च व्हीकल आपका इतना कैपेबल होना चाहिए, उसके बाद इतना फ्यूल कैपेसिटी होना चाहिए और तो आपका बहुत एडवांस इंजन होना चाहिए कि वहां तक उसको ले जा सके। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया के पास एसएलवी था पहले, एसएलवी इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें केवल सैटेलाइट्स को अर्थ के बाहर, अर्थ के थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बाहर ले जाना है। लेकिन धीरे धीरे अब क्या आ गई पीएसएलवी, जीएसएलवी, और ये वाला तो जीएसएलवी से भी एडवांस था जो चंद्रयान 3 ले गया है, उससे भी एडवांस। पीएसएलवी क्या कर सकता था, बस अंतरिक्ष में ले जाके छोड़ देगा। पीएसएलवी का रेंज और बढ़ गया, इसकी और भी कैपेसिटी अच्छी होगी। जीएसएलवी इसमें भी एडवांस है, लेकिन जो अभी गया है ये और भी आपका जो चंद्रयान 3 लेके गया ये ना ये है, उससे भी एडवांस है जो इंडिया ने खुद ही रिसेंटली डेवलप। समझ रहे लॉन्च व्हीकल क्या है? और लॉन्च व्हीकल से जहां पर ये लॉन्चिंग होती है दैट इज कॉल्ड लॉन्च स्टेशन, लॉन्च स्टेशन। और इंडिया का लॉन्च स्टेशन का नाम है श्रीहरिकोटा, व्हिच इज सतीश धवन लॉन्च स्टेशन, सतीश धवन स्पेस। उनके नाम पे इसलिए रखा है कि सतीश धवन भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्टिंग में इनिशियली इंडिया के मतलब इसरो को डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उनका। टेक्निकलिटी समझ आ रही है आपको पक्का? तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये कैसे काम करता है। बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट बच्चों वाला, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, बट आपको मैं बता रहा हूं कि होता क्या है। और मैंने आपको एक बात समझाई थी वहां देखते थ्रस्ट, रॉकेट लॉन्चिंग में सबसे बड़ी चीज जो है थ्रस्ट, थ्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कभी बार देखा है अनफॉर्चुनेटली किसी का सिलेंडर जो होता है उसमें बहुत तेजी से गैस निकल रहा होता है तो सिलेंडर इधर उधर जाने लगता है। या आपने देखा है कभी गुब्बारा कोई बोलता है उसको छोड़ देता है तो गुब्बारा खुद ही पीछे की तरफ जाने लगता है और एयर आगे की तरफ निकल रहा होता है। सिमिलरली रॉकेट में भी हो क्या रहा है, फ्यूल का पूरा जो ये गैसेस निकल रहे हैं जलकर वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो पीछे की तरफ धक्का देगा तो ऊपर की तरफ बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, थ्रस्ट लगेगा। और उसी की वजह से बहुत हाई स्पीड से वो इतनी हाई स्पीड से जाएगा कि अर्थ की सरफेस को क्रॉस करने के लिए आपको पता है कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है। अर्थ की सरफेस से एस्केप होने के लिए आपको चाहिए होती है इतनी वेलोसिटी। अर्थ के सरफेस से कह रहा हूं, सरफेस के हिसाब से कैलकुलेट की हुई वैल्यू है ये सरफेस के हिसाब से कुछ लोग फॉर्मूले जानते हैं तो उनको पता होगा। ये सरफेस के हिसाब से कैलकुलेटेड वैल्यू है √2g, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अर्थ की सरफेस को स्केप करना है तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में यहां से तिलक नगर से भी दूर पहुंचना पड़ेगा। इतनी हाई स्पीड रहेगी तो आप अर्थ की सरफेस। अब सोचिए आगे और जाना है और चीजें प्लस करनी तो इससे भी बहुत हाई स्पीड आपका सैटेलाइट जो है अचीव करना है। समझ रहे मेरी बात को? समझ गए इस बात को? समझ गए? टेक्निकलिटी समझ आ रही है आपको? थोड़ी बहुत क्लियर है? ये पहले पता थी ये चीजें, अब समझ आ रही है क्या है? अब चंद्रयान 3 का थोड़ा बहुत, अभी चंद्रयान 3 के बारे में ज्यादातर आपको पता नहीं चला कि इसमें हुआ क्या। चंद्रयान 3 का थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो अनूप सर अभी देंगे आपको कि चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 कब हुआ, क्या क्या इनका विजन था, वो अनूप सर आपको